বাংলাদেশের হাড় হিম করা যে পরিস্থিতি চোখের সামনে দেখেছে তা এখনো জল জল করছে। আর সেই ভয় এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি ভারতীয় ছাত্ররা। বাড়ি ফিরতে পেরে পরিবারকে দেখে খুশিতে আত্মহারা পড়ুয়ারা দেশে ফিরতে পেরে সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে উত্তাল বাংলাদেশে আটকে পড়েছেন কয়েক হাজার ভারতীয় পড়ুয়া। বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক, অভিবাসন দপ্তর, স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে ভারতীয় নাগরিকদের দেশে ফেরাচ্ছে বিদেশ মন্ত্রক। মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ছাত্ররা বিভিন্ন স্থলবন্দর হয়ে ভারতে ফিরেছেন। এছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দর দিয়ে নিয়মিত ফ্লাইট সার্ভিসেও পড়ুয়ারা দেশে ফিরছেন। আটকে পড়া পড়ুয়াদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে হাই কমিশন। ভারতীয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ থেকে ফিরছে। প্রায় 10,000 শিক্ষার্থী যারা বাংলাদেশে ছিল, তাদের কেউ মেডিকেলে, আবার কেউ অন্য বিষয়ে পড়াশোনা করছিল। তারা ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের, যেমন মুম্বাই, কলকাতা, দক্ষিণ, এমনকি দার্জিলিং থেকেও গিয়েছিল বাংলাদেশে পড়তে। হঠাৎ করে কোটা আন্দোলন ঘিরে বাংলাদেশের পরিস্থিতি একেবারে হাতের বাইরে চলে যায়। এই ছাত্রদের মধ্যে একজন ছাত্র ছিল যার নাম সৈয়দ ওয়েসলিয়াল কাদরি, ঢাকা মেডিকেলের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, কার্শিয়াংয়ের বাসিন্দা। সে কি বলছে, চোখে দেখা সেখানকার পরিস্থিতি ঠিক কেমন ছিল সেখানকার পরিস্থিতি তিনি বলছেন যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কলেজের স্টুডেন্ট। ওখানকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল। 4 থেকে 5 দিন ধরে আটকে ছিলাম। ইন্টারনেট ছিল না, বাড়ি কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারিনি, পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা করছিল। 18 জুলাই এর পর থেকে পরিস্থিতি একেবারেই খারাপ হয়ে পড়ে। আমাদের কলেজেই 400 থেকে 500 জন ভারতীয় পড়ুয়া, সব মিলিয়ে 10,000 বাংলাদেশি পড়ুয়া আছে। আমাদের কলেজটা ঝামেলার মূল কেন্দ্রে ছিল। বাইরে সব জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। ভারতীয় দূতাবাস সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রাখে, অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করি, এক এক করে যাই। তিনি কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। मैं ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज जो सेंट्रल ढाका में, जो ढाका मेन सिटी में वहाँ का एक कॉलेज है, वहाँ का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं वहाँ से जो सिचुएशन आप लोग जैसे जानते हैं कि बहुत ही सिचुएशन ख़राब था। हम लोग ऐसे सिचुएशन में करीब 4 से 5 दिन ऐसे फंसे थे, और क्योंकि जब इंटरनेट नहीं था, घर में बात नहीं कर सक रहे हैं, बहुत हालात ख़राब था। कॉलेज के सामने आपका फायरिंग चल रहा था, क्योंकि कॉलेज के हम लोग के आसपास बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है। वहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, जहाँ पर ये प्रोटेस्ट सब चल रहा था। तो स्टूडेंट्स लोग के बीच ऑल्टरकेशन हो रहा था पुलिस के साथ, फिर जो ऑपोजिशन जो था, जो छात्र लीग, उन लोग के साथ उन लोग का जो झमेला चल रहा था। तो इनफैक्ट कॉलेज के गेट के सामने हमारा फायरिंग हो रहा है। और जो हमारा हॉस्पिटल था, वो काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, वहाँ पर डेली आपका 5 से 6 लाश आ रहे थे। तो हम लोग को ऐसा सिचुएशन देखना पड़ा। 18 जुलाई के बाद सबसे ज़्यादा एस्केलेट किया ये सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गया। 18 जुलाई के रात 6 बजे हम लोग लास्ट अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकें। उसके बाद इंटरनेट बंद था, रास्ता में बाहर निकल नहीं सक रहे थे हम लोग। अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 इंडियन स्टूडेंट्स हैं सिर्फ मेरे ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज में। सिर्फ मेरे ही कॉलेज में अराउंड 400 से 500, मैंने फुल फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक इंटर्न के साथ हम लोग 400 से 500 इंडियंस हैं। ऑल ओवर बांग्लादेश में अराउंड 10,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं। और हम लोग का ऐसे कुछ तकलीफ हुई नहीं, क्योंकि हम लोग को स्ट्रिक्टली मना किया था कि तुम लोग इस सिचुएशन में बाहर मत निकलो। हम लोग को हॉस्टल का गेट नीचे से बंद किया हुआ था, आपका बाहर का कैंपस का गेट बंद किया हुआ था। जो भी ज़रूरत है हम लोग गार्ड जो थे, हम लोग उन लोग के ज़रिए मंगवा रहे थे। और जो भी बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के लोकल, उन्हें कॉलेज अथॉरिटीज़ ने पहले ही घर भेज देते, जैसे हम लोग के कॉलेज में कुछ ऐसे प्रोटेस्ट झमेला नहीं हो। और जैसे हम लोग कॉलेज के अंदर ही रहते थे वैसे और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस प्रॉब्लम इस तरीके से हम लोग को फेस करना पड़ा, क्योंकि हम लोग का जो कॉलेज एरिया है वो बहुत सेंटर ऑफ द वायलेंस के साथ बीच में था। तो इसलिए जो वहाँ पे सामने प्रोटेस्ट हो रहा है आसपास, तो पुलिस ने आपके हेलीकॉप्टर से टीयर गैस सब छोड़ना पड़ा। जो टीयर गैस जो पुलिस ने हवाई हेलीकॉप्टर से छोड़ा, वो उसका स्मोक हम लोग के हॉस्टल तक के अंदर आ जा रहा था। तो वो एक डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा। और सेकेंड जो डिफ़िकल्टी था, क्योंकि बाहर तो सब कुछ जला दिया जा रहा है, रास्ता में कोई निकल नहीं रहा है, रास्ता में गाड़ी बंद जला दे रहे हैं, पूरा जो भी मिल रहा है मारकाट हो रहा है, पुलिस के साथ लाठीचार्ज हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो इसी के चलिए हम लोग का जो मेस का जो खाना था, वो सिर्फ स्टॉक पे जो ऑलरेडी लोग से स्टॉक किया हुआ था उसी पे डिपेंडेंट था। इसीलिए हम लोग को 1 डे करके सिर्फ आपका लंच मिल रहा था, क्योंकि 2 टाइम करके जो लंच और डिनर मिलता था वो सिर्फ दिन में एक बार कर दिया गया था, क्योंकि स्टॉक नहीं था, बाहर से सामान आएगा कैसे इसे। और हम लोग को बाहर जाना भी अलाउड नहीं कि हम लोग कोई रेस्टोरेंट से कुछ ले आए या फिर कोई सामने दुकान से कुछ खरीद के ले आए। तो उस हिसाब से ये हम लोग को सेकेंड ज़रा प्रॉब्लम हुई।
कि जैसे हम लोग का फूड में ज़रा हम लोग को राशनिंग करना पड़ा। जी, इंडियन एम्बेसी के साथ हम लोग बहुत ही कांटेक्ट में थे। इंडियन एम्बेसी के जो अथॉरिटीज़ है, जो हाई कमीशन है ढाका में, उनसे हम लोग फुल राब्ता में थे। उन लोगों ने हमें बार-बार फ़ोन कर रहे थे कि तुम लोग ठीक हो कि नहीं हो? तुम लोग क्या कॉलेज में कुछ अटैक हुआ कि नहीं हुआ? तुम लोग कितने स्टूडेंट्स, उन लोगों ने हम लोग सब स्टूडेंट्स का नाम लिया, कितने लोग हम लोग फँसे हैं। उसके बाद जो हम लोग एक जो 18 के बाद हम लोग एक-एक बैच में एवरीडे हम लोग एम्बुलेंस करके निकले। कॉलेज अथॉरिटीज़ ने हम लोग का एक एम्बुलेंस हम लोग हायर किए। वो कॉलेज का एम्बुलेंस सब था हम लोग, जिसमें एक-एक जो कॉन्वॉय जाता था, करीब 8 से 9 एम्बुलेंस का होता था। उसमें 8 9 से 10 बच्चे लोग हम लोग रोज़ एक-एक दिन करके हम लोग पूरा कॉलेज को खाली किया, इवैक्यूएट किया हम लोग। और उस रास्ते में, क्योंकि जब आर्मी टेक ओवर किया उसके बाद ही हम लोग निकले। आर्मी रास्ते में चेकिंग कर रहा था कि कौन है एम्बुलेंस में, तो हम लोग को बोले कि वी वर फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपना पासपोर्ट दिखा देते तो आर्मी हम लोग को छोड़ देता था। और जो कुछ लोगों का, जैसे हम लोग का फ्रेंड्स लोग का वीज़ा एक्सपायर कर लिया गया था, तो हम लोग जब एयरपोर्ट पे गए, हम लोग को वीज़ा इंडियन गवर्नमेंट से और बांग्लादेश गवर्नमेंट दोनों हम लोग को, उन लोग का अथॉरिटीज़ ने हम लोग को जो वीज़ा के जो एक्सपायर किया, स्टिल हम लोग को एक एग्ज़िट पास दिया गया। वो एग्ज़िट पास के ज़रिए और हम लोग निकल देश को छोड़ सके। और इनफैक्ट जो हम लोग जो वीज़ा एक्सपायर होने के बाद जो स्टे किया, उसका जो एक चार्ज लेता है पर डे, वो भी हम लोग को कंसिडर किया गया। বাংলাদেশের হারহিম করা যে পরিস্থিতি চোখের সামনে দেখেছে তা এখনও জল করছে তার কথাই সে নিজের মুখে বলছে। আর সেই ভয় এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ভারতীয় ছাত্ররা। বাড়ি ফিরতে পেরে পরিবারকে দেখে খুশিতে আত্মহারা। দেশে ফিরতে পেরে সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে উত্তাল বাংলাদেশে আটকে পড়েছেন কয়েক হাজার ভারতীয় পড়ুয়া। বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক, অভিবাসন দপ্তর, স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে ভারতীয় নাগরিকদের দেশে ফেরাচ্ছে বিদেশ মন্ত্রক। মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ছাত্ররা বিভিন্ন স্থলবন্দর হয়ে ভারতে ফিরছেন। এছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দর দিয়ে নিয়মিত ফ্লাইট সার্ভিসেও পড়ুয়ারা দেশে ফিরেছেন। আটকে পড়া পড়ুয়াদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে হাই কমিশন। ভারতীয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ থেকে ফিরছে। প্রায় 10,000 শিক্ষার্থী যারা বাংলাদেশে ছিল তাদেরকে ফেরানো হচ্ছে। তাদের কেউ মেডিকেল, আবার কেউ অন্য বিষয়ে পড়াশোনা করছিল। তারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ, যেমন মুম্বাই, কলকাতা, দক্ষিণের, এমনকি দার্জিলিং থেকেও গিয়েছিলেন বাংলাদেশে পড়তে। আর বাড়ি ফিরে সেই ছাত্র কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। मैं ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, जो सेंट्रल ढाका में, जो ढाका मेन सिटी में वहाँ का एक कॉलेज है, वहाँ का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। वहाँ से जो सिचुएशन आप लोग जैसे जानते हैं कि बहुत ही सिचुएशन ख़राब था। हम लोग ऐसे सिचुएशन में करीब 4 से 5 दिन ऐसे फंसे थे, और क्योंकि जब इंटरनेट नहीं था, घर में बात नहीं कर सक रहे हैं, बहुत हालात ख़राब था। कॉलेज के सामने आपका फायरिंग चल रहा था, क्योंकि कॉलेज के हम लोग के आसपास बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है। वहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, जहाँ पर ये प्रोटेस्ट सब चल रहा था। तो स्टूडेंट्स लोग के बीच ऑल्टरकेशन हो रहा था पुलिस के साथ। फिर जो ऑपोजिशन जो था, जो छात्र लीग, उन लोग के साथ उन लोग का जो झमेला चल रहा था। तो इनफैक्ट कॉलेज के गेट के सामने हमारा फायरिंग हो रहा है। নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।